नमस्कार। बारिश बारिश और बारिश। बारिश किसे पसंद नहीं होती। बारिश की बूंदें हमारे मन की जमीन के कठोर आवरण को तोड़कर हमारे अवचेतन में छुपे हुए भावों को बाहर ले आती है, जिसके अवचेतन या अंग्रेजी में कहें तो सबकॉन्शियस माइंड में खुशियाँ भरी होती है, वो बारिश में और ज़्यादा खुश हो जाता है। और जिसके अवचेतन में कोई पीड़ा छुपी होती है तो उसकी पीड़ा भी अभिव्यक्त हो जाती है और उसका भारी मन बेहद हल्का हो उठता है। यही तो कारण है कि बारिश सबको इतनी पसंद होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश का एक दिन 3 लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है? और बदलाव भी छोटा मोटा नहीं, ऐसा भीषण बदलाव जो कभी पलटा ही नहीं जा सकता। तो आइए शुरू करते हैं आज का किस्सा। हमारे चैनल का बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं हिंदी के अत्यधिक सफल नाटककार मोहन राकेश जी के लिखे हुए नाटक आषाढ़ का एक दिन का सारांश। दोस्तों, आषाढ़ भारतीय महीनों में से चौथे महीने का नाम है और अगर अंग्रेजी माह देखें तो ये लगभग जून जुलाई के आसपास प्रारंभ होता है। माना जाता है कि आषाढ़ माह और वर्षा ऋतु का आगमन लगभग एक साथ होता है। जेठ माह की भयंकर तपती लू से निजात दिलाने वाली आषाढ़ की बूंदें कितनी राहत देती है। अगर आपको इसका अंदाज़ा लगाना हो तो भरी दोपहरी में तपते सूरज के नीचे 2 घंटे खड़े रहिए और अचानक अगर एक बादल आकर आप पे छाया कर दे और उसी वक्त सूरज को छुपा ले और ठंडी हवा का एक झोंका आ जाए, उस वक्त जो राहत आप महसूस करेंगे वही राहत, जी हाँ वही राहत, जेठ की लू से उबलते मनुष्यों को आषाढ़ की पहली बारिश देती है। यही तो कारण है कि आषाढ़ की बारिश के साथ में भारतीय काव्यों की इतनी अधिक संवेदना जुड़ी हुई है। इसी कारण महाकवि कालिदास जैसे महान कवि, उन्होंने अपनी कालजयी मेघदूत महाकाव्य में आषाढ़स्य कथम दिवसे इस पंक्ति को स्थान दिया है। तो ये आषाढ़ की बारिश हमारे आज के किस्से के 3 किरदारों की जिंदगी में क्या मोड़ लाने वाली है, चलिए देखते हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक में 4 चरित्र मुख्य है। कालिदास, जो कि एक अत्यंत प्रतिभाशाली कवि है, मल्लिका कालिदास की प्रेमिका है, अंबिका मल्लिका की माता है और विलोम एक साधारण ग्रामीण युवक है जो कविताएं लिखता है। और एक और चरित्र है मातुल, जो कि कालिदास के मामा जी हैं, जिन्हें नाटक में मातुल कहकर संबोधित किया गया है। तो नाटक की शुरुआत होती है अंबिका के घर से, जहां अंबिका बैठी हुई अपनी पुत्री मल्लिका की प्रतीक्षा कर रही है। बाहर घनघोर बारिश हो रही है, रह रह के बादल गरजते हैं। अंबिका चिंतित है कि उसकी पुत्री इस भीषण बारिश में कहाँ होगी। वो घर के कार्य करती हुई उत्कंठा से मल्लिका की राह देख रही है। तभी मल्लिका नख से शिख तक भीगी हुई घर में प्रवेश करती है और अपनी माँ को देखकर क्षण भर के लिए डर के ठिठक जाती है और फिर अपनी माँ के पास आकर मनाने के अंदाज में कहती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ, सब वस्त्र भिगोआई हूँ, वस्त्र बदल लूँ फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। उस सौंदर्य को मैं देख सकती थी, छू सकती थी। आज का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी माँ। मल्लिका अपनी माता को आषाढ़ की पहली वर्षा का अपना अद्भुत अनुभव सुनाती है, किंतु अंबिका उससे नाराज है, क्योंकि अंबिका जानती है कि मल्लिका अवश्य कालिदास के साथ वर्षा में पहाड़ों पर घूम रही होगी। मल्लिका और कालिदास एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अक्सर एक साथ नजर आते हैं।
हमेशा की तरह गांव के लोग उन दोनों के विषय में तरह तरह की बातें करते हैं और ये बातें, ये अफवाहें मल्लिका की माँ अंबिका के कानों तक भी पहुंचती ही है। अंबिका इस बात से अत्यंत क्षुब्ध रहती है कि मल्लिका किसी अच्छे युवक से विवाह क्यों नहीं कर लेती। कालिदास जैसा युवक जो मल्लिका को पर्याप्त महत्व भी नहीं देता, कुछ आजीविका का साधन भी नहीं है, अपने मामा की गाय चराता है, वो भी कभी कभी और बिना मन के। और इतना ही नहीं, वो मल्लिका से ज़्यादा तो खुद को महत्व देता है, खुद में खोया रहता है। ऐसा युवक मल्लिका से विवाह भी करेगा क्या? और अगर मल्लिका से विवाह कर भी ले तो आजीविका के अभाव में क्या मल्लिका को 2 वक्त का भोजन भी दे पाएगा? अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित अंबिका जगह जगह अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भिजवाती है, किंतु मल्लिका कालिदास के प्रेम प्रसंग के अत्यधिक प्रसार के कारण कोई भी मल्लिका से विवाह हेतु तैयार नहीं होता। बेचारी विधवा अंबिका रात दिन इसी चिंता में घुलती चली जा रही है कि क्या होगा मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पुत्री का, उसकी क्या दशा होगी। यदि उसका विवाह नहीं हुआ तो उसे एक समय का भोजन भी कौन देगा। इन्हीं सब चिंताओं में घुलती अंबिका बीमार रहती है और रह रहकर कालिदास को कोसा करती है। कालिदास गांव का ही एक युवक है जो अत्यंत प्रतिभाशाली, बेहद संवेदनशील और सृजनात्मकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कवि है। वो कविताएं लिखता है, काव्य रचता है और अपनी प्रेमिका मल्लिका के साथ समय व्यतीत करता है और हरिण शावकों अर्थात हिरण के बच्चों के साथ में खेलता है। किंतु उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। उसके मामा जी, जिन्हें मातुल कहकर संबोधित किया गया है, कालिदास के मामा मातुल सदैव उस पर खींचते रहते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में कालिदास किसी भी लायक नहीं है। लेकिन यही कालिदास एक दिन मातुल के लिए हीरा बन जाता है। जब उज्जैनी राज्य के एक कर्मचारी दंतुल द्वारा शिकार करने पर हिरण का बच्चा घायल हो जाता है और उस समय पशु प्रेमी कालिदास और दंतुल का इस विषय पर विवाद हो जाता है। और इस विवाद के दौरान दंतुल को ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति से वो इतना विवाद कर रहा है वो कालिदास है। वो कालिदास जिसकी रचना ऋतु संहार ने पूरे उज्जैनी में धूम मचा रखी है। यह सूचना दंतुल शीघ्रता से उज्जैन ले जाता है और उज्जैन के राजा को जैसे ही ये ज्ञात होता है, वो कालिदास को राजकवि का आसन स्वीकार करने का निमंत्रण भिजवाते हैं। किंतु कालिदास ये कहकर मना कर देता है कि मैं यहाँ से जाकर अपनी जड़ों से उखड़ जाऊँगा ना। माँ जगदम्बा के मंदिर में बैठे कालिदास को मनाने के लिए मल्लिका उसे समझाने जाती है। मल्लिका का निश्चल प्रेम सिर्फ कालिदास की उन्नति चाहता था। कालिदास उससे दूर चला जाएगा, इस डर से वो कालिदास को रोक तो नहीं सकती ना। उसका प्रेम इतना स्वार्थी नहीं था। वो मन ही मन अत्यंत दुखी थी कि कालिदास से वियोग होने वाला है, किंतु उसका वही मन हर्षित भी था कि कम से कम अब तो कालिदास की योग्यता को किसी ने पहचाना। अब कालिदास पर कोई अयोग्य होने का लांछन तो नहीं लगाएगा। सभी कालिदास की योग्यता का सम्मान करेंगे। ये सोचकर वो कालिदास को बहुत समझाती है और उसे अंततः उज्जैनी जाकर राजकवि का पद ग्रहण करने के लिए तैयार कर लेती है। इसी बीच गांव का एक और युवक विलोम मल्लिका के घर आता है। विलोम भी कविताएं लिखता है और मल्लिका से प्रेम करता है, किंतु मल्लिका अब तो एकमात्र कालिदास से प्रेम करती है और विलोम सदैव कालिदास के साथ अभद्र व्यवहार करता है। इसी कारण मल्लिका विलोम से घृणा भी करती है। विलोम की भी अजीब विडंबना है। वो भी कालिदास की तरह कविताएं लिखता है, मल्लिका से प्रेम करता है, लेकिन जहाँ कालिदास को मल्लिका का प्रेम बहुत आसानी से प्राप्त है और इसी प्रेम की उष्णता के कारण उसकी कविता में दिल को छू लेने वाले भाव नजर आते हैं और वो बहुत गहराई वाले काव्य रच पाता है जो जनमानस के हृदय को छू कर प्रसिद्धि पा जाते हैं। अर्थात कालिदास को ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन विलोम की को भी इन्हीं दो चीज़ों की चाहत थी, मल्लिका का प्रेम और कविताएं।
लेकिन मल्लिका विलोम से घृणा करती है और इस घृणा से विलोम का हृदय कुंठित हो जाता है और उसकी कविताओं में दिल को छू लेने वाली बात आ ही नहीं पाती। इसी कारण उसकी कविताएं भी सफल नहीं हो पाती। अतः कालिदास से वो हमेशा एक गहरी बात कहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। और कालिदास क्या है? एक सफल विलोम। जब कालिदास मल्लिका के मनाने पर उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो जाता है, तब विलोम अंबिका के घर पर आकर उसे कालिदास के विरुद्ध उकसाता है। कुछ क्षण पश्चात ही विलोम, मल्लिका, कालिदास तीनों आमने सामने आते हैं और विलोम मल्लिका के कालिदास को पसंद करने और अब उसे उज्जैनी भेजने की अनुमति देने के निर्णय का मजाक बनाता है। कुछ विवाद होता है और उसके पश्चात कालिदास उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर जाता है। कालिदास उज्जैन जाकर अपनी योग्यता का उचित सम्मान पाता है। उसकी योग्यता जिस सम्मान की सच्ची अधिकारिणी थी, वह सम्मान, वह प्रतिष्ठा उसे उज्जैन के राजकवि का आसन ग्रहण करने पर मिलती है। वह अनेक महाकाव्यों की रचना करता है। मेघदूत, कुमार संभव जैसे उसके महाकाव्य संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं। मेघदूत नामक महाकाव्य में वह एक यक्ष की कथा पिरोता है जो अपनी प्रेमिका यक्षिणी के वियोग में पीड़ा से आकंठ डूबा हुआ है और मेघों को पुकार कर कहता है कि तुम तो कहीं भी जा सकते हो, तुम मेरे दूत बनकर मेरे प्रेम का संदेश मेरी यक्षिणी तक पहुंचा दो ना। कुमार संभव में कालिदास ये कथा पिरोता है कि किस प्रकार माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त किया था और उनके विवाह के पश्चात भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ऐसी अनेक सफल रचनाएं कर वो उन्नति की सीढ़ियों पर बहुत बहुत ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर कि अब नीचे देखने में भी शायद उसे भय लगता था। नीचे खड़ी मल्लिका को देखकर कहीं उसका प्रेम फूट पड़ा और वो पुनः नीचे आ गिरा तो। इसी भय के कारण शायद स्वयं को यथासंभव व्यस्त रखने लगता है। इसी बीच गांव में बहुत कुछ बदल गया था। मल्लिका की माँ अंबिका अपनी पुत्री की अनकही पीड़ा को समझकर और भी बीमार रहने लगी। घर की आर्थिक दशा और भी बिगड़ती जा रही थी और विलोम के व्यंग्य बाण और भी कटु होते जा रहे थे। लेकिन इन सब भयंकर तूफानों के बीच भी एक दिया अब भी पूरी दृढ़ता से टिमटिमा रहा था और वो था मल्लिका के मन में रखा प्रेम दीप। कालिदास के प्रति उसके अथाह प्रेम के कारण ये सारे तूफान मिलकर भी उस प्रेम दीप को नहीं बुझा पाए। वो पूरे वर्ष थोड़ा थोड़ा धन बचाती और घुमंतु व्यापारियों से कहकर कालिदास की रचनाएं मंगवाती, उन्हें बार बार पढ़ती, उन्हें छूती और कालिदास की सफलता में अपनी सफलता मानती। इसी बीच उसे यह अफवाह भी मिली कि कालिदास का काफ़ी समय वारंगणाओं अर्थात वेश्याओं के साथ बीतता है और कुछ समय पश्चात समाचार मिला कि कालिदास का विवाह प्रियंगु मंजरी नामक राज परिवार की कन्या से हो गया है। ये समाचार सुनकर भी मल्लिका को अपने निर्णय पर पछतावा नहीं होता। वो यही समझती है कि मैं उनकी योग्य ही कब थी। महाकवि कालिदास की पत्नी बनने की योग्य तो कोई राजकन्या ही हो सकती है। मैं तो कालिदास की मित्रता के योग्य भी नहीं हूँ। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी मल्लिका के मन में कालिदास के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। और फिर एक दिन सूचना आती है कि कालिदास कश्मीर का शासक बनने जा रहा है और कश्मीर जाते समय उनका रथ इसी गांव से गुजरेगा। मल्लिका अत्यंत खुश होती है, अत्यंत भाव विभोर होती है। उसे लगता है कि कालिदास को नेत्रों से देखने का सुख तो मिलेगा। जब वो आएगा तो मैं उसे दिखाऊंगी कि मैंने उसकी सारी रचनाएं कितनी रुचि से पढ़ी है, कितनी संभाल के सहेज के रखी है। उसे मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। मल्लिका भोजपत्रों से अत्यंत परिश्रम से एक ग्रंथ तैयार करती है
और वो खाली ग्रंथ तैयार करते हुए सोचती है कि जब कालिदास आएगा तो मैं उसे ये समर्पित करूंगी और कहूंगी कि अपना अगला महाकाव्य इसी पुस्तिका में लिखना। किंतु जब कालिदास गांव आता है तो मल्लिका की सारी कोमल कल्पनाएं कालिदास की उपेक्षा की अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। कालिदास गांव में होकर भी उससे मिलने नहीं आता, बल्कि उसकी पत्नी राजवधू प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलने आती है और उसे यह आभास करवाती है कि मल्लिका सिर्फ साधारण युवती है जिसे सौभाग्य से कालिदास के मित्र बनने का अवसर प्राप्त हो गया था, लेकिन अब मल्लिका का कालिदास पर कोई अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि मित्रता का भी नहीं। और यहाँ तक कि मल्लिका कालिदास को कालिदास नाम से भी पुकारने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि कालिदास अब महाराजा मात्रगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। मल्लिका के हृदय को अत्यंत पीड़ा पहुंचाकर प्रियंगु मंजरी अपने कठोर और क्रूर हृदय का एक और प्रमाण पेश करती है और कहती है कि यदि मल्लिका चाहे तो उसके जीर्ण शीर्ण हो चुके घर की मरम्मत करवा दी जाएगी हमारी ओर से। इतना ही नहीं, प्रियंगु मंजरी ये भी कहती है कि कालिदास का मन यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को याद करके कभी कभी अत्यंत उचट जाता है, इसलिए हम यहाँ का वातावरण भी साथ ले जाएंगे। हरिणों के बच्चे, पेड़ पौधे, औषधियाँ हम अपने साथ ले जाएंगे। इसके पश्चात प्रियंगु मंजरी वहाँ से चली जाती है और विलोम आकर मल्लिका और अंबिका की पीड़ा पर अपने व्यंग्य बाणों से और भी नमक छिड़क देता है। कुछ समय पश्चात अंबिका की मृत्यु हो जाती है, मल्लिका अकेली रह जाती है। कई वर्ष बीत जाते हैं। कुछ वर्षों पश्चात मल्लिका को ये सूचना मिलती है कि कालिदास ने राजनीति से संन्यास ले लिया है और संभवतया वे काशी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। कोई नहीं जानता कि इस समय कालिदास कहाँ है। ये सूचना सुनकर मल्लिका पहली बार फूट पड़ती है और विलाप करते हुए, क्रंदन करते हुए, क्षोभ से कहती है कि कालिदास की सफलता के लिए मैंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। पूरे जीवन इतने दुख सहे, उसकी सफलता के लिए मैंने अपना प्रेम तक खो दिया, और आज वही कालिदास सब कुछ त्याग कर संन्यास ले रहा है। उसके संन्यास लेने से मेरे जीवन की तो संपूर्ण तपस्या व्यर्थ हो गई ना। मल्लिका यही सब कुछ सोचती हुई अत्यंत दुखी होती है। तभी उसके घर का द्वार खुलता है और कालिदास सामने आता है। कालिदास मल्लिका के सम्मुख आकर कहता है, संभवतः तुम मुझे पहचान नहीं रही, और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहचानती रही हो, और सच कहूँ तो वो व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। कालिदास और मल्लिका में थोड़ी सी बातचीत होती है। उसके पश्चात कालिदास उसे बताता है कि वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था और इतने वर्षों में क्या हुआ। कालिदास के शब्दों में सुनिए। कालिदास मल्लिका से कहता है, मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण ये भी था कि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव का जीवन व्यतीत करने के बाद जब मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तब मैं क्या अनुभव करूँगा। मेरे मन में कहीं न कहीं ये आशंका थी कि वो वातावरण मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और ये आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ होगा ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ, लेकिन संभवतः मेरे इस निर्णय में प्रतिशोध की भावना थी कि जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की, मेरा उपहास उड़ाया था। पर मैं ये जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार स्वयं को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, कमी मुझ में है।
मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियाँ पूरे देश में विख्यात हो गई, लेकिन मैं सुखी नहीं हुआ। मैं अपने को आश्वासन देता रहा कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट भी दूँगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी आया ही नहीं, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया, टूटता गया, और एक दिन मैंने पाया कि मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। मल्लिका। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब भी उससे हटकर कुछ लिखना चाहा तो रचना में प्राण ही नहीं आए। जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीगता, भीग कर लिखता वो सब कुछ जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है पर बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। तब मल्लिका उसे अपना बनाया हुआ ग्रंथ दिखाती है। मल्लिका कहती है कि ये पन्ने मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो तुम्हें ये भेंट दूंगी और कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। कालिदास उस ग्रंथ को हाथों में लेते हुए देखता है और अत्यंत भावुक हो जाता है और कहता है कि तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे और मैं इन पर महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी है, जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आँखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, पर आँखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से भी मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सीलन। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। इन पृष्ठों पर अब कुछ नया लिखा जा सकता है क्या? कालिदास कुछ क्षण रुकता है और कहता है, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? जैसे ही कालिदास ये कहता है, एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और मल्लिका उसे संभालने चली जाती है। कालिदास को झटका सा लगता है और वो मल्लिका से उस बच्चे के विषय में पूछता है। तभी विलोम मदिरा के नशे में चूर घर में प्रवेश करता है और कालिदास को पहचान कर उसे भरपूर अपमानित करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा समय तुम्हारे लिए रुका हुआ है? समय किसी के लिए नहीं रुकता कालिदास। वर्षों पूर्व मल्लिका पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार था, लेकिन आज मल्लिका पर सभी पुरुषों का अधिकार है, क्योंकि अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात आजीविका का कोई साधन न मिलने के कारण मल्लिका वेश्यावृत्ति का पेशा अपनाने पर मजबूर हो चुकी थी, और आज वो एक वारंगना है, वेश्या है। और ये बच्ची विलोम और मल्लिका की पुत्री है। ये कहकर विलोम वहाँ से चला जाता है और कालिदास टूट जाता है। मल्लिका उससे कहती है कि तुम शुरू से शुरू करने की बात कह रहे थे, कहो। तभी बच्ची फिर रोती है और मल्लिका झट से अंदर चली जाती है और कालिदास घर से बाहर चला जाता है।
हमेशा के लिए। मल्लिका उसे जाता देखकर पुकारती है, लेकिन घर की दहलीज पर पहुंचकर उसके पैर रुक जाते हैं। वो कालिदास को हमेशा के लिए दूर जाते देख रही है, पर वो उसे रोकने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि बच्चे को घर में अकेला छोड़ा नहीं जा सकता और बाहर भी नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि बाहर आषाढ़ की घनघोर बारिश जो हो रही है। तो ये थी मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन का सारांश। बात करें यदि संवेदना की, नाटक की संवेदना की यदि बात करें तो इसमें मोहन राकेश जी ने कई प्रश्न उठाए हैं, जैसे कि साहित्यकारों के समक्ष आजीविका का प्रश्न। दूसरी बात, अपने मूल चरित्र को त्याग कर जब व्यक्ति कृत्रिम निर्णय ले लेता है तो उसका जीवन किस प्रकार विडंबनापूर्ण हो जाता है। तीसरी बात, पीढ़ी अंतराल को दिखाया गया है, जो जनरेशन गैप है, जो पहले अंबिका और मल्लिका के बीच में था, आज वही जनरेशन गैप मल्लिका और उसकी पुत्री के बीच में होने जा रहा है। इस नाटक के शिल्प की यदि बात की जाए तो भाषा सहज है, चरित्र उचित संख्या में चरित्र है और उन्हें उनके महत्व के अनुपात में ही स्थान दिया गया है। ये एक स्थिति प्रधान नाटक है। चरित्र स्थितियाँ नहीं बनाते, बल्कि स्थितियाँ चरित्र बनाती है। स्थिति हर चरित्र पर हावी है। कालिदास के चरित्र की यदि बात की जाए तो नायक की परंपरागत धारणा टूटी है। नायक पहली बार शायद इतने अधिक व्यक्तित्व विखंडन की समस्या से जूझ रहा है, और नायक में नायकत्व भी है और खलनायकत्व भी। पाठक ये निर्धारित नहीं कर पाता कि कालिदास नायक है या खलनायक है या विलोम नायक है या खलनायक है। सभी पात्रों में नायकत्व और खलनायकत्व घुला हुआ है। मल्लिका के चरित्र की यदि बात की जाए तो ये सबसे मजबूत चरित्र है। इसमें आत्मविचलन का अंश भी नहीं है। मल्लिका खुद भले ही टूट गई हो, लेकिन उसने किसी और के जीवन को थोड़ी सी भी क्षति नहीं पहुंचाई है। ऐसा उदात्त प्रेम धन्य है। नायकत्व का गुण सबसे अधिक मल्लिका में देखने को मिल रहा है। और अगर आषाढ़ का एक दिन नाटक की रंगमंचीयता की बात की जाए तो सरल भाषा है, इसलिए ये नाटक बेहद सरलता से दर्शक को समझ आ जाता है। 3 अंक है, लेकिन दृश्य एक ही है, इसलिए निर्देशक को दृश्य परिवर्तन की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। मात्र 2 घंटे में नाटक खेला जा सकता है। दर्शक इतना समय निकाल पाता है। इसका कथानक काफ़ी सरल है, संवाद बेहद प्रभावशाली है। इन्हीं सब कारणों से आषाढ़ का एक दिन नाटक अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत सफल रहा है। इस नाटक को पढ़ने के पश्चात पाठक ये अवश्य समझ जाता है कि जीवन में कोई भी निर्णय सिर्फ मस्तिष्क से नहीं करना चाहिए। अपने हृदय से भी तो एक बार पूछ लो कि वो क्या चाहता है। यही चीज़ हमारे निकटस्थ अधीनस्थ व्यक्तियों पर भी तो लागू होती है। किसी पर अपने निर्णय थोपने के बजाय हमें उससे बैठकर विचार विमर्श कर लेना चाहिए और ऐसे संतुलित निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए जो भौतिक और मानसिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। और इस नाटक के पश्चात पाठक ये अवश्य महसूस करता है कि जो आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं उनके प्रेम का सम्मान अवश्य कीजिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, आपका भी और उनका भी। उम्मीद है आपको आज का किस्सा पसंद आया होगा। तो आज का किस्सा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।